हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज जो है वो मैथ्स 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, और आप एक डेडिकेटेड वीडियो ये पूरा देख लोगे तो मैं चैलेंज करता हूँ 100% सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड वाले अटेंड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। मेजरली इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना होता है। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, सेकेंड टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, और तीसरा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, अब इन तीनों ही टॉपिक से आपके सवाल आते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसलिए ये हाईएस्ट वेटेज का चैप्टर होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में 2 टाइप के सॉल्यूशंस को पढ़ने वाले हैं, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा हमारा है जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के साथ हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है? तो सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन दी रहेगी, sin x इज इक्वल्स टू हाफ। अब इस इक्वेशन में x की अलग अलग वैल्यू के लिए sin की वैल्यू हाफ आएगी। ठीक है, तो x की कई सारे पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, मगर मुझे वैसे वैल्यूज लिखने हैं x की जो 0 से 2 पाई के बीच में हो, वो हमारा होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के सॉल्यूशंस जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में जो सॉल्यूशंस आएंगे उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा फंडा है। अब ये निकाला कैसे जाएगा? सर साइन की वैल्यू हाफ जो है वो मुझे पता है कि 30 डिग्री पे आती है, मगर मैं 0 से 2 पाई के बीच में और कहाँ पे साइन की वैल्यू हाफ आती है वो पता करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें आपको सिखाता हूँ, पहले आप उसको याद रखिए, वो बेसिक्स है, उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर आएंगे। तो जो क्लास 11th में आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं ये अलग अलग क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, पता है ना आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन वाला पार्ट पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोसेक। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट वाला पार्ट पॉजिटिव रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक वाला पार्ट पॉजिटिव रहेगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये वाला जो एंगल होता है वो 0 डिग्री, ये π/2, क्योंकि मुझे मोस्टली जो है ना वो रेडियन फॉर्म में ही आंसर लिखना होता है। ये पाई और ये 3π/2, और ये वाला एंगल हो जाएगा कंप्लीट रोटेशन के बाद 2π। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मुझे कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिखना होगा तो मैं वो डायरेक्ट वही एंगल को लिख दो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल होगा, मगर मुझे कोई सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लिखना होगा थीटा, तो मैं इसको लिखूंगा पाई माइनस अल्फा, और वो अल्फा जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा थीटा। अगर कोई मुझे थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लिखना होगा तो ये मैं लिखूंगा पाई प्लस अल्फा, और अगर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई एंगल लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, ये एलाइड एंगल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल्स निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन एक्स की वैल्यू हाफ। तो आपको पता है ये प्लस हाफ है। अब साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे होती है पहले वो हम चेक करेंगे। तो मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू हाफ होती है, तो मैं सबसे पहले इसका एक सोल्यूशन लिख दूंगा अल्फा। वो क्या हो जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू प्लस हाफ। देखो अल्फा कब लिखना होगा, जब ये पॉजिटिव में हाफ की वैल्यू आएगी तब। ठीक है, तो ये आता है सर π/6 पे। ठीक है, अब मुझे लिखना है ये 2 क्वाड्रेंट के सॉल्यूशंस, क्योंकि मुझे मेरी जो साइन की वैल्यू प्लस हाफ है वो 2 क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, तो मेरे पास अलग अलग क्वाड्रेंट के सॉल्यूशंस को लिखने के लिए फॉर्मूला है। तो पहला वाला जो थीटा होगा वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, मतलब जो अल्फा आया है वही आपका एक्स का सॉल्यूशन होगा, और दूसरा वाला होगा वो होगा पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस π/6। ये कैसे आया सर? बहुत सिंपल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये साइन पॉजिटिव हो रहा है इसके लिए, अभी हम लोग एक नेगेटिव के लिए भी देखेंगे। तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन आ गया, एक्स की वैल्यू π/6, और इधर मैं माइनस करूँ तो 5π/6। अब सेम सवाल में माइनस के साथ पूछना चाहूँगा, साइन एक्स की वैल्यू माइनस हाफ, तब क्या एक्स की वैल्यू आएगी? अब सबसे पहले मैं अल्फा निकालूंगा फिर से।
अल्फा क्या होगा, ये साइन एक्स की पॉजिटिव वैल्यू को डिस्कस करेगा। तो साइन एक्स की वैल्यू प्लस हाफ कब आती है, π/6। तो अल्फा अभी भी π/6 ही होगा। अल्फा कब निकालना है, जब वो पॉजिटिव में रहेगा तब जो वैल्यू आएगी वो आपका अल्फा है। एकदम क्लियर है, ठीक है। चलिए अब माइनस कब कब को होगा, वो मेरा थीटा होगा। तो बताइए साइन की वैल्यू माइनस कब होती है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे तो tan और cos पॉजिटिव है, मतलब कि साइन वाला वैल्यू नेगेटिव होगा। तो बताइए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल रहेगा तो मैं इसको लिखूंगा पाई प्लस अल्फा, और दूसरा सॉल्यूशन लिखूंगा 2π माइनस अल्फा। अब ये दो मेरे सॉल्यूशंस होंगे x की वैल्यू के लिए। ये हो जाएगा 7π/6 और ये हो जाएंगे 11π/6। इन दो x की वैल्यूज के लिए साइन की वैल्यू -½ आने वाली है। एकदम क्लियर है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सवाल जो है जनरली MCQs में पूछा जाता है, ठीक है। एक दो और डिस्कस करते हैं। मेजरली जो है वो आपको दो बातें याद रखनी है हमेशा से। कौन सी दो बातें, कि सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी होती है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होने वाला है। दूसरा, अलग अलग क्वाड्रेंट के एंगल की वैल्यू कैसे लिखनी है। चलिए सवाल आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट वाला, या तो मैं एक कॉस का एंगल का ले लेता हूं। कॉस की वैल्यू -½ कॉस की वैल्यू -½ बताइए। अब कॉस की वैल्यू हाफ कब आएगी, तो वो होगा हमारा अल्फा। तो कॉस की वैल्यू हाफ आ जाती है π/3 पे, तो अल्फा आ गया π/3। अब कॉस की वैल्यू -½ कब आएगा, तो ये अलग अलग क्वाड्रेंट में डिपेंड करेगा, जो कि मैं अलाइड एंगल की मदद से निकाल सकता हूँ। तो ये जो अलाइड एंगल वाला एंगल है ये बताता है कि कॉस जो है सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा π-α और π+α। तो फाइनली जो मेरा आंसर आ रहा है यार 2π/3 एंड 4π/3। ये दो x के प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे जब साइन कॉस की वैल्यू -½ होगी। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया कि अगला सवाल जो है वो आप कॉट के लिए बताइए। कॉट की वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, ये x cot x -√3। तो सबसे पहले चीज़ आप बोलोगे सर हमें साइन कॉस tan की वैल्यू ज़्यादा याद रहती है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको tan में कन्वर्ट कर लो। तो tan x -1/√3, ठीक है। हमेशा आपको अगर कोसेक का, सेक का और कॉट का सवाल आएगा तो कोसेक को आप साइन में चेंज कर लोगे, सेक को आप कॉस में चेंज कर लोगे और कॉट को आप tan में चेंज कर लोगे। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे x का वैल्यू बताने से पहले मुझे अल्फा डिस्कस करना पड़ेगा। तो बताइए tan की वैल्यू +1/√3 कब आती है, ये आती है π/6 पे। अब मेरा x का सॉल्यूशन मैं लिख सकता हूँ। तो बताइए tan नेगेटिव कब होता है, तो tan नेगेटिव होता है, आपको पता होना चाहिए, tan नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बताइए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, π-α और दूसरा आ जाएगा 2π-α। तो ये हो जाएगा 5π/6 और 11π/6। तो इन x की वैल्यूज के लिए tan की वैल्यू है -1/√3, या तो cot की वैल्यू -√3 होने वाली है। एकदम सिंपल है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कोई डाउट, बहुत इजी रहता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 2-3 बातें आप अगर अच्छे से याद रख लो तो आपका काम हो जाता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले जो सवाल आते हैं वो जनरली MCQ में या 2 मार्क के सवाल में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन मतलब अगर मैं यही सवाल फिर से रिपीट कर दूं कि साइन x की वैल्यू हाफ कब आती है, तो आप बोलोगे सर साइन x की वैल्यू हाफ तो कई सारे कंडीशन पे आ सकती है। तो उन सारे x की वैल्यू मुझे को लिखना है, मुझे ऐसा लिखना है सॉल्यूशन जो सारे जितने भी पॉसिबल आंसर है सबको मैं लिख सकूं, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होगा। साइन के लिए जनरल फॉर्मूला अलग है, कॉस के लिए अलग है, tan के लिए अलग है। उन सारे जनरल फॉर्मूला को आपको लर्न करना है। तो साइन x = साइन अल्फा,
अल्फा कैसे निकालना है ये तो मैंने आपको सिखा दिया। अब जो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो सबसे पहला एंगल रहेगा वही आपका अल्फा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये अल्फा अलग चीज़ है, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये साइन एक्स इज साइन अल्फा है, तो एक्स का सॉल्यूशन आएगा एन पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। दूसरा, अगर हमारे पास cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फा रहा, तो हमारे पास x का सॉल्यूशन आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सेम अगर हमारे पास tan के लिए फॉर्मूला पूछ लिया जाए, जनरल सॉल्यूशन tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, तो x का सॉल्यूशन आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा। तो ये जो है हमारे जनरल सॉल्यूशन, आप इनको याद रखोगे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सारे जनरल सॉल्यूशन को, साइन का, कॉस का और टैन का, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज करना है। क्या और कोई जनरल सॉल्यूशन है? हाँ, और भी जनरल सॉल्यूशन है, ये तीन के लिए भी है। साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। अब अच्छी बात यह है कि ये तीनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए सेम सॉल्यूशन आता है, वो होता है x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा निकालने का तरीका अलग होगा, बाकी फॉर्मूला तीनों में एक जैसा लगने वाला है। तो ये चारों फॉर्मूला, चारों जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूला आप याद रखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने में यही आपकी मदद करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले भी लिया था, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब इसका मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखना है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6। ये पाई बाय 6 कैसे आया? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि हाफ कौन से एंगल पे आता है, तो यहाँ से मुझे अल्फा मिल जाएगा पाई बाय 6। अब मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये पूरा आप सॉल्यूशन लिखोगे तब आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से सॉल्यूशन को लिखोगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर, वो आपको सारे फॉर्मूला में लिखना था, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप जनरल सॉल्यूशन को लिखोगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी सिखा दिया, जनरल सॉल्यूशन भी सिखा दिया। चलिए सवाल शुरू करना, सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन के कुछ सवाल दिए गए हैं, आप देख सकते हो लगभग 6 क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे आपके, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया, साइन की वैल्यू हाफ। अब भी हमने ये डिस्कस किया, साइन की वैल्यू हाफ के लिए जनरल सॉल्यूशन। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, कॉस की वैल्यू √3/2। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो बताइए अल्फा क्या होगा? कॉस की वैल्यू √3/2 कब आती है? तो ये आती है पाई बाय 6 एंगल पे। अब मैं जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा, तो जनरल सॉल्यूशन में बार बार मैं x लिख रहा था क्योंकि वहां पे इक्वेशन में x था, या थीटा रहेगा तो हम लोग थीटा के टर्म में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन बताओ? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा है हमारा पाई बाय 6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका सॉल्यूशन होगा। बहुत सिंपल से आपको सॉल्यूशन लिखना है। अगर आपको जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आप डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिख पाओगे। आपको आता तो रहेगा मगर जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप सॉल्यूशन नहीं लिख पाओगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप सारे फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन है tan की वैल्यू 1/√3। ठीक है, तीसरा सवाल है हमारे पास, तीसरा सवाल। चलिए अगले पेज पे लिख लेते हैं हम लोग।
ये हो गया tan की वैल्यू 1/√3। तो अल्फा बता दीजिए, फिर से π/6 ही आ रहा है, तीनों सवाल π/6 के ही आएंगे। यहाँ पे अल्फा निकालना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, हम वो तो हम हर बार निकाल ही लेंगे। जनरल सॉल्यूशन बताइए क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर है? कैसे लिखना है जनरल सॉल्यूशन, कोई डाउट? एकदम सिंपल से, पहले अल्फा निकाल लीजिए, फिर फॉर्मूले में अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू √2। क्या है हमारा अगला सवाल, सेक थीटा इज इक्वल टू √2। अब सबसे पहला सवाल यही आ रहा था सर, सेक के लिए तो आपने पढ़ाया ही नहीं फॉर्मूला, आपने कॉस साइन और टेन के लिए पढ़ाया, तो इसको चेंज कर लो ना। सेक को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा, तो ये वाला चीज हो जाएगा 1/√2। पता है ना, सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो उसको रेसिप्रोकल करके हमने वैल्यू लिख लिया। अब बताइए एक्स का वैल्यू, सॉरी अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4। अब आप जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये होगा आपका जनरल सॉल्यूशन। समझ गए? जब भी सेक कोसेक कॉट रहेगा तो आप उसको साइन कॉस टेन में चेंज करोगे, तभी आप जनरल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखोगे, तो आपका गलत होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है कोसेक की वैल्यू -√2। चलिए इसको भी कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कोसेक की वैल्यू दी गई है -√2। माइनस में जनरल सॉल्यूशन अभी नहीं किया था, पहला सवाल आ रहा है, तो इसको आप साइन में चेंज कर लोगे, साइन इज इक्वल टू -1/√2। अब इसका अल्फा कैसे निकाले, बहुत सिंपल सा है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का पहला सॉल्यूशन जो होता है वो अल्फा होता है। तो अगर मैं इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखूं तो बताइए साइन की वैल्यू 1/√2 कब आती है, ये π/4 पे आती है। एकदम सिंपल है, वो तो आपको पता है, साइन की वैल्यू 1/√2 π/4 पे आती है। मगर -1/√2 बोला है, तो साइन की वैल्यू माइनस कब आती है, तो आपको मालूम है 4 क्वाड्रेंट में से साइन जो है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस में आता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का रिजल्ट होगा जो पहले आ रहा है। तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/4, जो कि हो रहा है 5π/4। समझ गए अल्फा कैसे निकालना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन से जो अल्फा आएगा वही आपका अल्फा है। ठीक है, चलिए अब आप सॉल्यूशन लिख लीजिए, जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे है थीटा बराबर n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, ये हो जाएगा 5π/4। सो ये आपका है फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में कोई डाउट है? यहाँ पे आपको अल्फा कैसे लिखना है ये समझ में आ गया। कैसे आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से जो सबसे पहला एलाइड एंगल के हिसाब से आएगा वो वाला अल्फा होगा हमेशा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू, और एक ये भी लिख सकते हैं 2π - π/4, पर वाला इसलिए नहीं लिखना, जो सबसे पहला आएगा वही लिखेंगे हम लोग। क्लियर है? चलिए tan की वैल्यू -√3, ये मैं tan वाला सम यहीं सॉल्व कर देता हूँ। अब बताइए tan की वैल्यू -1, तो अल्फा जो होगा, अब बताइए tan की वैल्यू नेगेटिव कब आती है, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कौन सा वाला लेंगे हम लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा पाई माइनस tan की वैल्यू 1 कब आती है, ये आती है π/4 पे। तो अल्फा हो गया 3π/4। अब बताइए जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो फाइनल सॉल्यूशन आ गया आपके पास n पाई प्लस 3π/4। आपको बस किसी तरीके से अल्फा निकालने आ जाना चाहिए, बाकी तो फॉर्मूले का कमाल है, फॉर्मूले पुट किया सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तक तो सर सवाल बहुत इजी थे, साइन थीटा साइन कॉस थीटा डायरेक्ट पूछता था। अभी आप देखोगे कि साइन और कॉस के अंदर भी आप देख रहे हो कि एंगल दिया हुआ है, 2 थीटा दिया हुआ है, 3 थीटा दिया रहेगा, ये n थीटा दिया रहेगा, कुछ और भी वैल्यूज देंगे।
ठीक है। यहाँ पे देखो 2θ/3 दिया हुआ है, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। सेम वैसे ही अल्फा निकाल के जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, एक सवाल कर लेते तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक सॉल्यूशन करते हैं, sin 2θ की वैल्यू हाफ, ठीक है। चले, sin 2θ की वैल्यू हाफ कब होगी, तो अल्फा पहले निकालेंगे, तो अल्फा हो गया हमारे पास π/6। अब हम लोग जब जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो लिखना होता है, तो ये हो जाएगा 2θ बराबर n प्लस -1n इंटू अल्फा। अब 2 को यहाँ भेज दीजिए तो आपको फाइनल सोल्यूशन मिलेगा, थीटा इज इक्वल्स टू n प्लस -1n यहाँ पे भी आएगा 2 आएगा तो डिनोमिनेटर में π/2 हो जाएगा अपॉन π/2l। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन और ये आपका होगा फाइनल आंसर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है, सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे पहले था वैसे ही, बस यहाँ पे 2θ था तो 2θ में आंसर लिखेंगे और 2 को यहाँ बाद में भेज देंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट है tan 2θ/3 इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 2θ/3 इक्वल्स टू 1/√3, क्या √3। चलिए अब बताइए, सबसे पहले अल्फा बताइए क्या हो जाएगा, tan की वैल्यू √3 कब आती है, π/3 पे आएगी, तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा तो हो जाएगा 2θ/3 इज इक्वल टू n प्लस अल्फा। अब आपको थीटा का सॉल्यूशन निकालना है तो 3 को पहले इधर भेज देंगे तो 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n प्लस 3 मल्टीप्लाई होते ही ये 3 कैंसिल होके पाई बना लेगा, फिर हम 2 को भी भेज देंगे और 2 आके इधर डिवाइड हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये होगा आपका सॉल्यूशन। जो 2 और 3 है उसको आपको एक एक करके यहाँ पे भेज देना, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन बचा है उसको भी कर लेते हैं जनरल सॉल्यूशन का। जनरल सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, 4θ इक्वल्स टू -1। तो बताइए कॉट का तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं आप लोग ने अलग से, कॉट 4θ इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से फाइनली ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू, तो या तो फिर आप इसको पहले tan में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा tan 4θ इज इक्वल्स टू -1। इत्तेफाक से इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सेम ही आ रहा है, इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा था। तो अल्फा बता दीजिए, अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा π-π/4, तो आंसर आ जाएगा 3π/4। अब सॉल्यूशन लिखिए, तो 4θ इज इक्वल्स टू n प्लस अल्फा, 4 को यहाँ भेज दीजिए, थीटा बराबर n π/4 प्लस 3π/16, where n belongs to integer. So this is the final result of the question. ठीक है, क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत? चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यही तो सॉल्व किया ना अभी हमने। ठीक है, नेक्स्ट है 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, स्क्वायर वाला देख रहे हो, स्क्वायर वाला का भी फॉर्मूला पड़ा था, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे 1/4। अब 1/4 को क्या लिखूंगा मैं, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 का स्क्वायर है ये। अब बताइए साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/6 पे। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा आया, तो अल्फा दिख रहा है आपका π/6। तो बताइए जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, थीटा बराबर n
प्लस माइनस अल्फा, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्क्वायर वाले में सारे क्वेश्चन के आंसर एक जैसे ही रहेंगे, और फिर बाद में आप n की वैल्यू लिख सकते हो कि सर n है आपका इंटीजर। क्लियर है? स्क्वायर वाले में सारे में एक जैसा ही फॉर्मूला आने वाला है, एक जैसा ही रिजल्ट आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, वही फॉर्मूला अप्लाई करके आप रिजल्ट निकालोगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे cos 4 थीटा बराबर cos 2 थीटा दिया है, तो यहाँ पे ये अल्फा वाला पार्ट जो है वो आपका हो गया ये अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 2 थीटा। अब जनरल सोल्यूशन लिखिए, क्या होता है, फॉर्मूला क्या था 4 थीटा इज इक्वल टू, 4 थीटा क्यों लिख रहे हैं, मैंने बताया था यहाँ पे जो एंगल रहेगा वही लिखना है। 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसके दो सॉल्यूशन आ गए। 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 थीटा, और 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2 थीटा। अब प्लस 2 थीटा तो जाएगा, तो हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, तो थीटा बराबर हो जाएगा n पाई। और दूसरा सॉल्यूशन आ रहा है, ये 2 थीटा इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 थीटा इज सॉरी ऐड हो जाएगा n पाई, तो थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई बाई 6, मतलब हो गया n पाई बाई 3। तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक तो होगा n पाई और एक होगा n पाई बाई 3। क्लियर है? ये देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है इसको आप हमेशा ध्यान देना कि सेकेंड वाला एंगल को अल्फा मान लो, पहले वाले को भी अल्फा मान लिया कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट साइन थीटा बराबर tan थीटा। अब इस सवाल को कैसे करें, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन, एक मिनट, साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा रहता तो कर लेते हैं, यहाँ पे साइन एक है और एक tan है, तब इसको कैसे करें, इसको आपको करना है फैक्टराइजेशन से। अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, साइन थीटा बराबर tan थीटा है, तो tan थीटा को लिखूंगा साइन अपॉन कॉस, कॉस को वहां भेज दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अब साइन थीटा को वापस यहाँ लाइए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसमें कॉमन ले लीजिए साइन थीटा, क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस 1, 0 हो जाएगा, साइन थीटा इधर आया तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दो फैक्टर जो है वो 0 के इक्वल है, फैक्टराइजेशन हो गया है, तो या तो साइन थीटा 0 होगा या तो कॉस थीटा जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा, तो वहां से कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जा रही है। अब बताइए साइन 0 के लिए इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे तो क्या होगा, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा, साइन 0 जो है वो 0 पे आता है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया n पाई। ठीक है, या तो आप हमेशा के लिए याद भी सकते हो, साइन की वैल्यू 0 कब आती है, n पाई पे आती है। चलिए कॉस थीटा बराबर 1, तो यहाँ से आप अल्फा बताइए कितना आ जाएगा, कॉस की वैल्यू 1 जो होती है ये होती है पाई बाई 2 पे, नहीं 0 पे। ठीक है, कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 2n पाई 2n पाई प्लस माइनस 0। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आ गए, एक थीटा बराबर n पाई और एक थीटा बराबर 2n पाई। ठीक है, क्योंकि दोनों में अल्फा जो है वो 0 आ रहा है, साइन कॉस की वैल्यू 1 होने दो या तो साइन की वैल्यू 0 होने दो, वो 0 एंगल पे आती है। ठीक है, तो इसके दो जनरल सॉल्यूशन रहेगा, एक थीटा इज इक्वल टू n पाई और एक होगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस, ये तो वो तो 0 ही है ना, तो उसको लिखना ही नहीं, तो 2n पाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये सवाल बहुत बार आपको बोर्ड्स में पूछा भी जा चुका है और ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अब इसको कैसे फैक्टराइज करिए, तो फैक्टराइज होगा ही नहीं, साइन प्लस कॉस इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है या कॉस प्लस साइन इक्वल्स टू 1 दिया,
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक टेक्निक है, आप डिवाइड कर दो दोनों साइड 1/√2 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 1/√2 से, तो 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब बताइए 1/√2 क्या होता है? ये होता है cos π/4, पता है ना cos π/4 कितना होता है? हाँ, cos 45 डिग्री पे 1/√2 आता है, प्लस 1/√2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? sin π/4 sin थीटा इज इक्वल टू, हमेशा हम लोग यहाँ पे RHS में cos में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि cos में जो सोल्यूशन आता है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आता है। तो यहाँ से cos A cos B sin A sin B क्या होता है बताओ सर? ये फॉर्मूला है cos A माइनस बी का इज इक्वल टू cos π/4। अब ये क्या cos का जनरल सोल्यूशन की तरफ फॉर्मूला नहीं बन गया? क्या बन गया जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला? एक मिनट, ये जो है इसे बोलेंगे नहीं है, चलो हाँ, तो ये cos का जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला नहीं बन गया? क्या होता है जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला? सर यहाँ पे जो LHS में वो लिखना पड़ता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा π/4। अब ये माइनस π/4 वहाँ जाएगा तो प्लस π/4 हो जाएगा, तो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/4, और ये माइनस π/4 इधर आया तो प्लस π/4। अब आप इसको सेपरेट करोगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो आपको दो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एक बार आपको मिलेगा प्लस वाले के साथ करोगे तो आपको 2n पाई प्लस π/2 मिलेगा, और दूसरी बार 2n पाई मिलेगा, क्योंकि माइनस π/4 और प्लस π/4 कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो फेमस क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक मिनट है, कॉल आ रहा है अर्जेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, हो सकता है इस बार फिर से पूछ ले। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पोलार कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को लेकर टॉपिक। पोलार कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, अगेन ये एक MCQ में सवाल पूछा जाता है, आपको पोलार कोऑर्डिनेट दिया रहता है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इनके बीच में रिलेशन क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में मान लीजिए ये एक पॉइंट है हमारे पास x, y। ठीक है, तो ये हो गया तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब अगर इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ले लूं, उसको हम लोग r बोल देंगे, और इसका एंगल विथ पॉजिटिव x एक्सिस, तो वो हमारा थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पोलार कोऑर्डिनेट। r और थीटा जो है, r कॉमा थीटा, ये हमारा पोलार कोऑर्डिनेट है, और x कॉमा y जो है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्योंकि ये बना तो एक दूसरे से ही है, तो इनके बीच में रिलेशन भी होगा, उस रिलेशन को ही हम लोग आज पता करने आए हैं। ये वाला x डिस्टेंस है, ये y वाला। अगर मैं यहाँ से cos थीटा लिखूं तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? cos इज इक्वल टू x अपॉन r। तो x कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है, तो ये फॉर्मूला हो गया r cos थीटा। इसी तरीके से अगर मैं sin थीटा लिखूं तो ये होगा y अपॉन r, तो फाइनली y का वैल्यू होगा r sin थीटा। सो ये रिलेशन है x और y का, r cos थीटा और r sin थीटा। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास थीटा और r दिया है, तो आप x और y इस तरीके से फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मान लो आपके पास x और y दिया और r और थीटा निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होगा? तो r निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि ये r एक हाइपोटेनस है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा r इज इक्वल टू √x² प्लस y²। और थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स y/x।
इन फॉर्मूले की मदद से हम लोग आर और थीटा निकालेंगे। अब ये थीटा निकालने का ही फंडा थोड़ा सा अलग रहेगा, यहाँ पे हम लोग किस तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे वो देखेंगे, ठीक है। अब ये जो थीटा निकालने का प्रोसेस है ये चारों क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा बराबर अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा बराबर पाई प्लस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा तो थीटा बराबर 2 पाई माइनस अल्फा, जो पहले हमने पढ़ा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। और अल्फा जो है वो निकलेगा tan इनवर्स पॉजिटिव ऑफ y बाई एक्स। सो ये फॉर्मूले से आप कभी भी थीटा की गलत वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। बहुत सारे जगह पे मैंने देखा है उन्होंने r cos थीटा r sin थीटा फिर उसके बाद उसको मर्ज करके क्लब करके, वो भी आप इसी की मदद से निकालते हो ASTC वाला, तो वहाँ से भी नो डाउटली सोल्यूशन सही आता है, मगर उसमें बच्चे कई बार मिस्टेक करते हैं। तो ये वाला ट्रिक अपनाना, अभी हम लोग इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को और देखेंगे किस तरीके से हमारा r और थीटा निकाला जा सकता है। चलिए, सो पहला सवाल तो दो सवाल ले लिया है इन्होंने, एक में ये पोलार कोऑर्डिनेट दिया, देख के समझ में आ जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, और एक में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है तो आपको पोलार कोऑर्डिनेट पूछेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक एक करके सॉल्व करते हैं। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, हाफ, और थीटा की वैल्यू कितनी है 7 पाई बाई 3। अब इसको थोड़ा एलाइड एंगल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि जब साइन कॉस में पुट करोगे आप तो 7 पाई बाई 3 का वैल्यू तो आपको याद रहेगा नहीं, तो वहाँ से आपको काम आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है, 2 पाई प्लस पाई बाई 3। अब सबसे पहले मैं निकालूंगा एक्स कोऑर्डिनेट, तो क्या फॉर्मूला पड़ा था बताओ, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो आर की वैल्यू है 1/2 और कॉस की वैल्यू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। अब बताइए, कॉस 2 पाई प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 3। अब बताइए कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है हाफ। तो फाइनली एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 1/4। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो सेम फॉर्मूला, आर साइन थीटा। आर की वैल्यू है हमारे पास हाफ, साइन थीटा की जगह डाल देंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 3। बताइए साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 3, साइन 2 पाई प्लस थीटा होता है साइन थीटा, ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, कोई टेंशन नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना ही है। ये साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 होता है √3/2, और एक 2 पहले से था तो ये हो जाएगा √3/4। तो इसका अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये आ रहा है 1/4 कॉमा √3/4, ये आ गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब सेम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है और पोलार कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है 1, -√3, तो x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू आ गया -√3। तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये देखो कई सारे बच्चे पूछेंगे कि यहाँ से कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है। तो बताइए x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया, ठीक है। तो मैं सबसे पहले थीटा ही निकाल लेता हूँ। तो थीटा निकालने के लिए मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला होगा 2 पाई माइनस अल्फा, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स y बाय एक्स। तो 2 पाई माइनस tan इनवर्स y हो गया √3/1, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, मॉड लगा हुआ है, तो √3 वैल्यू आती है π/3 पे, तो ये हो गया 5 π/3। अब आपको r निकालना है तो फॉर्मूला हो गया √x² + y², तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 4 का √2। तो इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, पहले r लिखना है, ये हो गया 2, 5 π/3, तो ये हो गया इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सिंपल है,
एमसीक्यू लेवल के सवाल आते हैं, आप इन फॉर्मूले का ध्यान दीजिए, कभी गड़बड़ नहीं होगा। इसमें तो कुछ गड़बड़ होने ही वाली नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा जो हमने वैल्यू निकाला है साइन कॉस की, वो विदाउट ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं होने वाला है। तो अगर आपको साइन कॉस टेन की वैल्यू याद नहीं है तो सजेशन है सबसे पहले उसको याद कर लीजिए। कितने बार हम लोग सवाल में यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में सब जगह यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है साइन रूल। अब ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे ये ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल सॉल्यूशन का क्वेश्चन होगा, टॉपिक होगा, ठीक है। तो साइन रूल में क्या पढ़ने वाले हैं? साइन रूल क्या है? ए अपॉन साइन ए। सर ये स्मॉल ए और कैपिटल ए क्या है बताता हूँ। बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। इसकी वैल्यू आती है 2 of r. What is r? r is the radius of circumference. Sorry, radius of circumcircle. अब सबसे पहले ये ए बी सी क्या थे? स्मॉल ए बी सी क्या है, कैपिटल ए बी सी क्या है? लेट्स से वी हैव अ ट्रायंगल नेम ए बी सी। एंगल ए के सामने वाला जो साइड है वो साइड ए है, एंगल बी के सामने वाला जो साइड है वो साइड बी है, और एंगल सी के सामने वाला जो साइड है वो साइड सी है, ठीक है। ये याद रहेगा। और कैपिटल ए बी सी ये आपके एंगल है, ये याद रखना है। तो साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं वही हमारा साइन रूल है। और अगर मान लीजिए इसके सरकम सर्कल्स का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है तो इस रेशियो का वैल्यू 2r होता है, ये आप याद रखेंगे। वैसे 2r नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा। ये साइन रूल है, मेन आपको जो क्वेश्चन में यूज़ करना है वो यही यूज़ करना है। इसको हम लोग के कांस्टेंट करके भी एज्यूम करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एक कांस्टेंट रेशियो रहता है कि ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, ये कांस्टेंट रेशियो आता है, ठीक है। चलिए तो इसको कई बार उल्टा भी लिखते हैं, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी इक्वल्स टू 1/2r भी लिखते हैं, ठीक है। वो अलग अलग पैटर्न है लिखने का। तो साइन रूल को कई तरीके से लिखा जाता है, मगर आपको ये याद रखना है कि ए एंगल के सामने वाला ही साइड होगा स्मॉल ए, ठीक है। ये आपका फिक्स रहता है। अब साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन है वो तो पता कर लिया। तो अगर मान लो मेरे पास एंगल दिया है ए और बी का, तो आप एंगल सी तो निकाल ही सब पाओगे। इफ एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री है और एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो बता दो तो एंगल सी कितना होगा? ये तो होगा 75 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। तो उसकी मदद से मैं निकाल दिया। आपको नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 45 प्लस 60, ये हो जाएगा 105, माइनस करते हैं मुझे आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। ये आ गया आपका एंगल सी, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। साइड का रेशियो पूछे तो आप साइन रूल यूज करोगे। ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। ये कैसे आया? ये इसी रेशियो से आया। इस रेशियो को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ए इज टू बी इज टू सी पूछो तो वो आ जाएगा साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी, ठीक है। चलिए अब मुझे साइड का रेशियो पता करना है तो मैं एंगल का रेशियो निकाल लूंगा, उनके साइन का रेशियो निकालूंगा तो मुझे साइड का रेशियो मिल जाएगा। तो बताओ साइन ए, तो ए एंगल हो गया 45 डिग्री इज टू साइन बी, बी एंगल हो गया 60 डिग्री, साइन सी तो सी एंगल हो गया 75 डिग्री। रेशियो है तो बताओ साइन 45 हो गया 1/√2, साइन 60 हो गया √3/2। अब साइन 75 कैसे निकाला जाए, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो आप साइन 75 निकाल सकते हो पहले ही। साइन 75 को लिख सकता हूँ मैं 30 प्लस 45, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी की मदद से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बताओ साइन 30 हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा 1/√2
प्लस √3/2 इंटू 1/√2। तो फाइनली ये आ गया √3 + 1/2√2। अब अगर मैं पूरे इक्वेशन को 2√2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2√2 से मल्टीप्लाई करने के लिए ये √2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2√2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बच जाएगा, और इसको 2√2 से मल्टीप्लाई करें तो 2√2 पूरा ही चला जाएगा, ये आ जाएगा √3 + 1। तो ये आएगा आपका एक्चुअल रेशियो A/B/C। ठीक है, क्लियर? चलो क्लियर है, पूरा प्रोसेस आपको याद रहेगा। साइन रूल कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, जब आपके पास एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और साइड के बारे में इंफॉर्मेशन पूछेगा, तो ये साइन रूल। ठीक है, पक्का? चलो आगे कोसाइन रूल आएगा। कोसाइन रूल, ठीक है, देखो अब ये सारे आपस में एक थ्योरम भी है, इसका प्रूफ भी आता है, पूछता है। ठीक है, तो वो अभी हम लोग उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। ठीक, कॉस रूल। मान लो आपके पास कोई ट्रायंगल दिया है ABC। अब मैं अगर यहाँ पे कॉस रूल लगा, जैसे कॉस A का फॉर्मूला लिखो, तो कॉस A का फॉर्मूला हो जाएगा B² + C² - A² अपॉन 2BC। समझा कॉस का A का फॉर्मूला? और अगर कॉस B का पूछा, देखो बहुत सिंपल है, अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे A नहीं दिखेगा आपको, B और C दिखेगा, और A माइनस में दिखेगा। तो यहाँ B है तो आपको क्या दिखेगा, A और C दिखेगा, और B माइनस में दिखेगा, और अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट 2AC। चलिए अब तीसरा वाला बता सकते हो आप लोग, cos C क्या लिखूँ? cos C = C लिखा तो मुझे यहाँ C यूज़ नहीं करना है, C को माइनस में यूज़ करना है, और इन दोनों का प्रोडक्ट 2AB। तो ये है कोसाइन रूल। क्लियर है? साइन रूल पता था, कोसाइन रूल पता चल गया। चलो नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है? सेम वही ट्रायंगल अगर मान लो आपके पास दिया गया है, ABC, तो ये अगर A साइड को अगर मुझे लिखना होगा, तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ और इस पॉइंट को अगर मैं D बोल दूँ, तो BC साइड कैन बी रिटर्न एज BD + DC। तो BC जो होगा वो A हो गया, और अगर मैं BD निकालूँ तो ये आएगा, ये वाला जो साइड है वो है साइड C इंटू कॉस B। कॉस का प्रोजेक्शन है इसका, ये C साइड का कॉस प्रोजेक्शन लोगे तो BD आएगा, और वैसे ही ये जो B साइड है उसका भी कॉस ले लो, B साइड का कॉस C। ठीक है, तो ये है आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, A = जो A लिखा तो यहाँ पे A नहीं यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, A के अलावा क्या लिख सकते हो, B या C लिख सकते हो। तो मान लो B लिखा तो cos C हो जाएगा, C लिखा तो cos B हो जाएगा। ऐसे B लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बताओ, B लिखा तो B यूज़ नहीं करना है, तो A cos C प्लस B यूज़ ही नहीं करना है आपको यहाँ पे, तो A B यूज़ नहीं करना तो C cos A। ऐसे अगर मुझे C के लिए अगर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखना है तो क्या बनेगा बताओ, A cos B प्लस B cos A। जो स्मॉल लेटर में लिखा है वो साइड है, और जो कैपिटल लेटर में लिखा है वो एंगल है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ये भी आप याद रखोगे, ऐसे हर साइड का प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनता है। ठीक है, चलो हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो थोड़ा फॉर्मूला ज़्यादा चल रहा है, याद कर लीजिए, मैं पहले बोला था इसमें थोड़ा ज़्यादा फॉर्मूला रहने वाला है, और उस सारे फॉर्मूला को नोट डाउन करके पहले याद करिए। चलिए हाफ एंगल फॉर्मूला, सबसे पहले साइन A/2, फिर कॉस A/2, फिर इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो tan A/2 तो मिल ही जाएगा। साइन A/2 का फॉर्मूला है √ A यूज किया तो अब A यूज नहीं करेंगे, B और C यूज करेंगे, और अपॉन में BC। अब अगर मैं आपसे साइन B/2 पूछूं तो आप लिख पाओगे, क्या हो जाएगा बताओ, B यूज किया तो आप B यूज यहाँ नहीं करेंगे, तो क्या बनेंगे, A और C यूज करेंगे, अपॉन में AC।
ऐसे साइन सी बाई टू पूछे तो लिख पाओगे ना। चलिए कॉस ए बाई टू का फॉर्मूला लिखना है तो क्या होगा, एस लिखना है, फिर एस माइनस, अब क्या यूज नहीं करना है, ए नहीं यूज, सॉरी ए ही यूज करना है यहाँ पे, अपॉन में बी सी, जो यहाँ यूज कर लिया वो यहाँ यूज नहीं करना है। अब ऐसा अगर कॉस बी बाई टू लिखना बोलो तो क्या यूज करेंगे बताओ, कॉस बी बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी, और अपॉन में बी नहीं यूज करना है तो ए सी। ऐसे ही कॉस सी बाई टू पूछो तो लिख लोगे ना। चलो अब tan का मैं बोल रहा हूँ, तो tan क्या बनता है सर, tan कैसे बनता है, जैसे मुझे tan a बाई टू लिखना है तो tan बनेगा साइन अपॉन कॉस से, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड मारूँ तो हो जाएगा, तो s माइनस बी एस माइनस सी, ये न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में रहेगा एस माइनस ए। सो ये हाफ एंगल फॉर्मूला के लिए तीन फॉर्मूला होंगे, साइन के 3, कॉस के 3 और tan के 3, ये सारे याद कर लीजिए, सवाल सॉल्व करते टाइम पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। इसके बाद और क्या आपको याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होगा हाफ ए बी साइन सी, या तो हाफ बी सी, जो दो साइड लिख रहे हो उसके बीच का एक एंगल लिखना है, ठीक है, या तो ए सी साइन बी, ठीक है, तीन फॉर्मूला होंगे, हाफ ए सी साइन बी, या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का और एक फॉर्मूला है, ये जब सारे साइड दिए रहेंगे, ये कब अप्लाई करना है, जब सारे साइड दिए रहेंगे, क्या होगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। कब से एस वर्ड पढ़ रहे हो मगर एस का मीनिंग कोई नहीं पूछा, तो एस का मीनिंग ये है एस इज द सेमी पेरीमीटर, ए बी तो सी समझ में आता है, ये साइड से, एस क्या है सेमी पेरीमीटर, मतलब जो पेरीमीटर आता है सम ऑफ ऑल साइड उसका हाफ कर दो, ये आ गया सेमी पेरीमीटर। क्लियर है, यूज कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन सारे सवाल सॉल्व करना है, तो सारे फॉर्मूला आपको याद रखने चाहिए, जो बोर्ड पे लिखे हुए थे हमने उसको नोट डाउन करिए, फिर से मैं सजेस्ट करूँगा उसको लर्न करिए, तब सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो आज नहीं तो कभी नहीं। सब सोचते हैं कि चलो लेक्चर देख लेते, मैं तो बोला लेक्चर पॉज करो, पहले जाओ याद करके आओ, फिर वापस लेक्चर कंटिन्यू करो, लेक्चर कहाँ डिलीट होने वाला है, समझ में आ रहा है ना। ऑफलाइन लेक्चर थोड़ी ना चल रहा है कि अभी नहीं अटेंड किया तो छूट जाएगा, पॉज करिए वीडियो को, जाओ पहले याद करके आओ। तो क्या होता है हम लोग सोचते हैं अरे ठीक है ना लेक्चर देख लेते हैं, बाद में नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो लेक्चर बाद में देख ले, पहले याद कर ले फॉर्मूला, ठीक है। चलो कॉस ए, तो कोसाइन रूल लगेगा, बताओ कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब देखते को कॉस ए का फॉर्मूला याद नहीं है, मगर कोसाइन रूल तूने पढ़ा था और याद ही नहीं आ रहा फॉर्मूला, तो तू सॉल्व कर पाएगा क्या, नहीं। चलो सारी वैल्यू डालो, बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी इंटू सी। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है, मैं आपको नहीं भी पढ़ाऊँ तो आपको आना चाहिए, इससे कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से करिए, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा था कोसाइन रूल क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे साइन ए बाई टू पूछा है, तो सबसे पहले मुझे ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू में सेमी पेरीमीटर लगता है, क्या लगता है सेमी पेरीमीटर, तो मैं सम ऑफ ऑल साइड करके उसका हाफ कर दूंगा तो मुझे सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। तो बताओ 18 24 और 30 60 और 2 62 72, इसका हाफ करो तो ये आ जाएगा 36। सेमी पेरीमीटर का वैल्यू भी आ गया आपके पास 36। अब आपसे पूछा है साइन कॉस ए बाई टू साइन ए बाई टू, तो साइन ए बाई टू का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या था साइन ए बाई टू बताओ, अंडर रूट एस माइनस ए की गलत, ये तो कॉस का लिख रहे थे आप सर, एस माइनस सी अपॉन बी सी। एस है आपका सेमी पेरीमीटर जो कि आपके पास निकाल लिए हो आप, 36 माइनस बी है आपका 24, 36 माइनस सी है आपका 30
अपॉन बी इंटू सी, तो 24 इंटू 30। अब इस छोटे से कैलकुलेशन को सॉल्व करके अंडर रूट निकाल करके आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो थोड़ा रैशनलाइज वगैरह भी कर सकते हो आप, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप आंसर लिख पाओगे। फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है, तो तीनों साइड ही दिए हैं, कोई एंगल नहीं दिया है। जब आपके पास तीनों साइड दिया रहेगा और एंगल नहीं दिया रहेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये वाला हेरॉन्स फार्मूला हम लोग इसको कहते हैं, ये हेरॉन्स फार्मूले को यूज करके रिजल्ट निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इस फार्मूले से निकालना। उसके बाद आपसे साइन ए पूछा है। अब साइन ए कैसे निकालें, सबसे मेन सवाल यही है, क्योंकि एंगल तो दिया ही नहीं था, तो मैंने कॉस ए निकाला था। कॉस ए निकाला था, कॉस ए का वैल्यू यहां से निकाल लोगे आप, कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी कॉस ए। अब मुझे साइन निकालना होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, आप लोग ने पढ़ा होगा आइडेंटिटी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़ा है। इस आइडेंटिटी में मुझे कॉस साइन ए निकालना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये जो कॉस स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसको पुट करके सॉल्व करोगे तो साइन का वैल्यू मिलेगा। तो इस तरीके से आप कॉस निकालने के बाद साइन वैल्यू भी निकाल सकते हो अगर आपके पास एंगल नहीं दिया है। नहीं तो अगर आप साइन रूल सोचते रह जाओगे, अरे सर साइन रूल लगाएंगे तो आंसर आएगा, तो आप नहीं निकाल पाओगे। या तो दूसरा तरीका ये था कि साइन ए इज इक्वल्स टू, इसका डबल एंगल का फॉर्मूला लो, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते थे आप। यहाँ पे आपने साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2 ऑलरेडी निकाला था, तो ये इतना बेकार सा कैलकुलेशन और भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें पुट करते ही आपको साइन ए का वैल्यू भी मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, डेडिकेटली सॉल्व करिए, फॉर्मूला लगा, सब दिया हुआ है, रेडीमेड फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए, थोड़ा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेक्चर लेंदी हो जाएगा, आपको आना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सा काम नहीं है वो। ठीक है, कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आ जाता है आपका प्रूफ वाले क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जनरली, प्रूफ वाले सवाल करेंगे हम लोग। ठीक है, ये वाला प्रूफ करते हैं हम लोग। चलिए, सो साइन बी माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ए बाई 2। देखो सिंप्लीफाई उधर से करना है जहाँ पे ज़्यादा टर्म है, तो आर एच एस में ज़्यादा टर्म है, तो आर एच एस से सिंप्लीफाई करना चालू करें। तो ये है बी माइनस सी अपॉन ए। अब बी माइनस सी ये तो साइड है और मुझे आंसर जो है वो साइन में लाना है, तो मैं साइन रूल की तरफ सोचने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो b की वैल्यू डालूँ कैसे, तो साइन रूल के बारे में थोड़ा सा याद करते। हमने पढ़ा था a अपॉन साइन ए और b अपॉन साइन बी और c अपॉन साइन सी, ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट के बराबर होते हैं। तो अगर मान लो मैं इसको k मान लूँ तो a का वैल्यू हो जाएगा k साइन ए, b का वैल्यू हो जाएगा k साइन बी और c का वैल्यू हो जाएगा k साइन सी। तो बस अब उसको पुट करना है, तो b की जगह पुट करेंगे k साइन बी माइनस k साइन सी अपॉन k साइन ए। अब देखो सब क्वेश्चन साइन में कन्वर्ट होने लग गए, अब आपका आंसर आने लगेगा। बताओ, k कॉमन लेके कैंसिल कर दूंगा, तो साइन b माइनस साइन सी, फॉर्मूला पढ़ा था साइन b माइनस साइन सी, अरे साइन c माइनस साइन d पढ़ा है, क्या होता है 2 कॉस b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। अपॉन में क्या था, अपॉन में था साइन ए, तो इसको भी डबल एंगल से ओपन कर दो, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2।
कॉस ए बाई टू से कॉस ए बाई टू गया। अब कॉस बी प्लस सी बाई टू को सॉल्व करना है। अब ये दोनों 2 से 2 भी गया, चलो अब ये दोनों कैंसिल हो जाए तो मेरे पास b माइनस सी बाई टू प्रूफ हो जाएगा LHS। ये जाएगा कैसे? तो कॉस b प्लस सी बाई टू, तो b प्लस सी बाई टू के बारे में सोचते, तो b प्लस सी प्लस ए, ये क्या होता है 180, तो b प्लस सी कितना हो जाएगा 180 माइनस ए, तो b प्लस सी बाई टू कितना हो जाएगा पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। समझ में आ रहा है? 2 से डिवाइड कर लिया तो बस b प्लस सी की जगह हम लोग पुट कर देंगे यहाँ से, कॉस b प्लस सी हो जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू इंटू, ये तो प्रूफ था हमारा LHS अपॉन साइन ए बाई टू। अब आप थोड़ा भी अलाइड एंगल जानते होंगे तो आपको मालूम है कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये फाइनली हो जाएगा साइन ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू इंटू अपना LHS, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली RHS की वैल्यू LHS के बराबर आ गई, आपका प्रूफ हो चुका। सिंपल सा तरीका था, आपको पहले यहाँ पे साइन रूल से वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की जो डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला था वो यूज़ करना था, उसके बाद ये चीज़ तो आप सारे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यूज़ करोगे ही करोगे। ठीक है, चल आगे बढ़े, एक और 2 प्रूफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ पे एक और प्रूफ वाला क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है, साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, ये आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल का होल स्क्वायर अपॉन ए बी सी इंटू एस। चलो तीनों का हाफ एंगल फॉर्मूला डाल देते हैं, LHS लिख के तीनों का हाफ एंगल फॉर्मूला डाल दीजिए। बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए बाई टू है ना, बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, सबको एक ही में डाल दें। एस माइनस बी का हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस सी अपॉन ए सी, और सी बाई टू का हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। ठीक है, ये आ गया आपका LHS। अब आप देखो s माइनस ए कितने बार है, 2 बार है, तो ये अंडर रूट हो जाएगा s माइनस ए का स्क्वायर, s माइनस बी भी 2 बार है और s माइनस सी भी 2 बार है, और अपॉन में ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर। अगर मैं एस स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स्ट्रा क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बन जाए और स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो जाएगा, या तो मैं बोल देता हूँ ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूले का होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, रूट के साथ रहेगा तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ABC का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। और नीचे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा ABC, और S का भी रूट कैंसिल हुआ तो S ABC इंटू एस। यही आपको प्रूफ करना था। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल में रूट के साथ आता है, तो स्क्वायर को बाहर रखो, रूट के साथ वो पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल बन गया, स्क्वायर बाहर बच जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है ना। चलो हो गया। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चंस जो है फॉर्मूला बेस ज़्यादा रहते हैं, फॉर्मूला याद रहेगा, पुट करते जाइए, सॉल्व होते जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब अगला जो टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लास्ट टॉपिक। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको जो इनवर्स फंक्शन होता है उसका रेंज याद रखना है। देखो टॉपिक तो बहुत बड़ा है, क्वेश्चंस अगर आप देखोगे सीईटी में तो बहुत वैरायटी में आते हैं, मगर आपके टेक्स्ट बुक में बहुत इजी सवाल दिए गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप साइन कॉस टैन कोसेक कॉट इन सब का रेंज याद रख लीजिए। तो साइन का रेंज होता है -π/2 से π/2। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन इनवर्स -½ कितना आएगा, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, साइन इनवर्स की वैल्यू -½ ढूंढने निकल जाएंगे कि कौन से एंगल के लिए होता है।
तो वो ढूंढेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट का आ जाएगा पाई प्लस पाई बाय 6, और वो बता देंगे आंसर 7 पाई बाय 6, जो कि गलत होगा क्योंकि साइन का रेंज है कि वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच का वैल्यू बताना है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, इसका जो थीटा होगा वो थीटा होगा माइनस पाई बाय 6, ना कि 7 पाई बाय 6, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाना है आपको। ठीक है, 7 पाई बाय 6 देखा तो ये गलत है, आपका आंसर लिखना है माइनस पाई बाय 6। तो ये किसके किसके लिए लिखना है, साइन, टेन और कोसेक, ये तीन के लिए आप जनरली जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का आंसर लिखोगे। बाकी कॉस, कॉट और सेक, ये वैल्यू जो होगी वो 0 से पाई के बीच में होगा, इसका रेंज 0 से पाई के, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा सकते हो आप लोग। ठीक है, और बाकी इसमें अगर नेगेटिव आएगा तो आप सीधा सीधा ये लिख सकते हो कि माइनस वो बाहर आ जाएगा, साइन की वैल्यू 1/2 होती है पाई बाय 6 पे, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, चल, तो ये हो गया ITF के कुछ रेंज वाले क्वेश्चन अभी आएंगे। ये रेंज आप याद कर लीजिए कि साइन इनवर्स का रेंज होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, कॉस इनवर्स का 0 से पाई, टेन इनवर्स का भी वही है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, बट ओपन ब्रैकेट है क्योंकि टेन इनवर्स की वैल्यू इनफाइनाइट पे पाई बाय 2 आती है, तो वो तो आनी नहीं है। कोसेक की वैल्यू वही माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, बस 0 नहीं आता है कोसेक के रेंज में, 0 पॉसिबल ही नहीं है। सेक में 0 से पाई होगा, माइनस पाई बाय 2 पॉसिबल नहीं है। कॉट वाला नहीं लिखा है, कॉट का भी रेंज लिख लेना, यह आ जाएगा 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। ठीक है, चल, तो रेंज याद रखना, रेंज याद रखेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट एक एक करके सॉल्व करते हैं। 10 कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स, इन तीनों की वैल्यूज पूछा है और बोला इसका तीनों का सम वैल्यू क्या आएगा, तो बताइए। 10 की वैल्यू 1 कब आती है, फर्स्ट सवाल कर रहा हूँ मैं, 10 की वैल्यू 1 कब आती है, पाई बाय 4 पे। कॉस की वैल्यू हाफ कब आती है, ये आती है पाई बाय 3 पे। और साइन की वैल्यू हाफ कब आती है, ये आती है पाई बाय 6 पे। अब इसको ऐड करते मेरे पास आंसर आ जाएगा, सबको 12 में कन्वर्ट करो, एलसीएम इसका 12 है, तो अगर इसको 12 कन्वर्ट करना तो इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई, अगले वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अगले वाले को 2 से, तो 6 + 3 9 पाई बाय 12, जो कि हो जाएगा 3 पाई बाय 4। तो इसका आंसर आ रहा है 3 पाई बाय 4। आपको सबके रेंज के हिसाब से आंसर लिखना है, फिर उसका क्लब करके ऐड करके आंसर बताना है। ठीक है, अब अगला सवाल करें, कॉस इनवर्स हाफ। देखो ये बस वैल्यूज वाले ही क्वेश्चन दिए हैं, ढंग से ना क्वेश्चंस बनाया ही नहीं है ITF में। सॉल्व एग्जाम्पल में है थोड़े ढंग से क्वेश्चंस, मगर एक्सरसाइजेस में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं दिया गया। ठीक है, कॉस की वैल्यू हाफ बताइए कब होती है, पाई बाय 3, और साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, पाई बाय 6। कैंसिल हो गया, पाई बाय 3 बचेगा। अब पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 कितना हो गया, 2 पाई बाय 3। बस देखो कितना सिंपल सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा सवाल, 10 की वैल्यू √3 कब आती है, चलो बता दो फटाफट, 10 की वैल्यू √3 कब आएगी, पाई बाय 3 पे। माइनस सेक की वैल्यू -2 कब आएगी। अब सेक जो है उसका रेंज होता है 0 से पाई, तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में √2 आना है, सॉरी 2, तो मैं सेक की वैल्यू 2 ना निकाल के कोसेक या कॉस इनवर्स की वैल्यू 1/2 निकाल लूँ माइनस में, तो बताओ कितना आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा तो वो होगा पाई माइनस पाई बाय 3, या तो आप हमेशा के लिए याद रखोगे कॉस सेक और कॉट, कॉस सेक और कॉट, उसमें हमेशा फॉर्मूला लगेगा, माइनस रहेगा तो हमेशा फॉर्मूला लगेगा पाई माइनस अल्फा। अल्फा होगा ये पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, तो सेक की वैल्यू 2 कब आती है, पाई बाय 3 पे, इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया। तो फाइनली इसको ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3
2π/3 माइनस पाई, तो फाइनली आंसर आ रहा है -π/3। तो इसका आंसर आएगा -π/3। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, नहीं तो बाकी सब आप चीज़ें सॉल्व कर पाओगे। एक बार मैं इसको फिर से डिस्कस कर लेता हूँ, माइनस वाले क्वेश्चंस को 2 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, कंफ्यूजन हो रहे हो आप। साइन की वैल्यू -12, तो मैंने आपको बताया कि साइन की वैल्यू -12 के लिए आपका आंसर जो होगा वो आएगा -π/6। याद रखने का, ये माइनस बाहर आ जाएगा। tan की वैल्यू अगर मैं पूछूं -√3, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। -tan की वैल्यू √3 कब आती है? π/3 पे। मगर मैं cos की वैल्यू पूछ लूँ -12, तो cos की वैल्यू हाफ कब आती है? π/3 पे। तो इनवर्स, सॉरी, तो ये आंसर आएगा पाई माइनस, हमेशा यहाँ पे लगेगा फॉर्मूले में पाई माइनस π/3, क्योंकि इसका रेंज 0 से पाई है, इसके लिए सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, अब यही मैं आपसे पूछ लूँ कॉट इनवर्स √3, तो इसका आंसर आएगा, कॉट की वैल्यू √3 कब आती है? π/6 पे। तो पाई माइनस π/6, सॉरी इधर माइनस रहेगा तभी, प्लस रहेगा तो डायरेक्ट लिखते, माइनस रहेगा तो हमेशा पाई माइनस करके फॉर्मूला लगाएंगे, और सेक में भी पाई माइनस लगाएंगे। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखो, सेक, कॉसेक, कॉट और सेक, कॉस और कॉट, इन तीनों में फॉर्मूला लगता है जब अंदर माइनस आएगा तो पाई माइनस, बाकी सब में वो माइनस बाहर आ जाता है। बस ऐसे समझ के चलिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अब बता दीजिए इसमें देखिए किसमें किसमें पाई माइनस आएगा, किसमें किसमें माइनस डायरेक्ट बाहर आएगा। तो LHS सॉल्व करते हैं, बताओ इसमें माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा -π/6, कॉस के अंदर माइनस है तो मैंने बताया अभी इधर आएगा पाई माइनस, बाहर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। √3/2 आता है π/6 पे, तो -π/6 -π/6 हो गया 2π/6, ये हो जाएगा 2π/3, जो कि कॉस में भी आएगा। RHS सॉल्व करें, RHS सॉल्व करते हैं, बताया था कॉस में बाहर माइनस आ जाएगा और ये π/3, कॉस की वैल्यू 1 कब आती है? π/3 पे, तो ये हो जाएगा 2π/3। LHS = RHS, आगे मैच हो रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ये सवाल जो है वो बहुत बार पूछा जाता है, तो डेडिकेटली कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसमें जो है आप डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिख पाओगे, साइन कॉस का क्या आता है डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिख सकते, तो इसमें आप इसको मान लेने का, साइन इनवर्स 3/5 को आप मान लो m, और कॉस इनवर्स 12/13 को मान लेने का m माइनस को n मान लो, तो यहां से 12/13 की वैल्यू आ जाएगी cos n। अब आपके पास cos n है तो आप sin n निकाल सकते हो। ये कैसे निकालते हैं? ये पाइथागोरन ट्रिपलेट की मदद से। cos का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो अगर आप इधर से पाइथागोरस फॉर्मूला लगाओगे, आपको पता है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट में ये फाई आने वाला, मगर आप फॉर्मूला लगा के निकालना, तो साइन n लिखना होगा, तो ये हो जाएगा 5/13, ये निकाल लेना है। इसी तरीके से यहाँ से भी साइन कर जाएगा तो साइन m फिर से पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये है अपोजिट, यहाँ पे एंगल m, और ये है आपका हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से अगर मैं cos m की वैल्यू बात करूँ तो ये हो जाएगा 4/5। अब ये दो वैल्यूज एक्स्ट्रा हमने क्यों निकाल ली, अभी हमें ये काम आएगी, ठीक है। चलिए क्या काम आएगी देखते। अब मैं लिखूंगा आपके साथ साइन a+b का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे साइन में आंसर चाहिए। साइन n+n क्या हो जाएगा? साइन m cos n। चलो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। साइन m+n का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा साइन m cos n प्लस cos m साइन n। अब सारी वैल्यूज डाल देते हैं। साइन m का वैल्यू
साइन एम का वैल्यू, उधर देखो साइन एम का वैल्यू 3/5 इंटू कॉस एन का वैल्यू, कॉस एन का वैल्यू 12/13, फिर कॉस एम का वैल्यू 4/5 और ये हो जाएगा 5/13। अब बस मल्टीप्लाई करिए, 13 5 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो अच्छे से लिख लूंगा मैं। 12 3 36 प्लस 4 5 20, तो ये आंसर आ रहा है 56/65। किसका वैल्यू आया? साइन ऑफ एम प्लस एन का आया। अब साइन को इधर भेज दो, एम प्लस एन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 56/65। और आपको मालूम है m आपने क्या अज्यूम किया था, n आपने क्या अज्यूम किया था, m और n क्या अज्यूम किया था, यही आपका LHS है और इक्वल्स टू RHS साइन इनवर्स 56/65 आपने प्रूफ कर लिया। m और n को वापस से रिप्लेस करते ही आपका वो जो है पूरा स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चंस 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे करें। क्लियर है? ये क्वेश्चन करके जाना सजेशन है, करके जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं करके जाओगे तो वही प्रॉब्लम में फंसोगे। अगला सवाल, tan इनवर्स एक इक्वेशन दी गई है प्लस tan इनवर्स दूसरी इक्वेशन है इक्वल्स टू π/4 और x की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे tan इनवर्स का एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको पढ़ाना भूल गया, इन ITF में पढ़ाते। ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूला है ITF के मगर वो यूज़ ही नहीं होते, तो ये tan वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये वाला देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, ये तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला पढ़ा देता हूँ फिर डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे हम लोग। ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स, और अगर यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, इतना याद रख लीजिए। चलिए इस पे अप्लाई कर दीजिए। tan इनवर्स x की जगह पे है आपके पास x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस y की जगह है x प्लस 1 x प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। चलो अब यहाँ पे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल्स टू π/4। अब tan इनवर्स को वहाँ भेज दो, ये हो जाएगा 1, क्योंकि tan π/4 1 हो जाता है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 अपॉन में क्या सीन है, x माइनस 2 x प्लस 2 ये 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2 x प्लस 2 अभी लिख दे रहा हूँ मगर ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1। दोनों का डिनोमिनेटर में x माइनस 2 x प्लस 2 आता है वो कैंसिल आउट कर दिया हमने। चलिए अब बस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये पूरे इक्वेशन को वहाँ भेज दीजिए, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा। ये आप कैलकुलेशन कर लेना, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू ये a माइनस बी ए प्लस बी, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, माइनस है तो स्क्वायर साइन चेंज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2x स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस में है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो फाइनली 2x स्क्वायर, या तो मुझे वो वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं करना चाहिए था, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे हुआ, 1 मिनट। हाँ, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो, सबसे सही। वो दोनों एक्स स्क्वायर ऐड हो गया 2x स्क्वायर,
कितने x हो गए, ये प्लस एक्स माइनस एक्स तो कैंसिल हो रहा है, ये -2 ये हो गया -4, और यहाँ से भी कुछ टर्म आ जाएंगे, -4 ये वाला ऊपर आके +4 ये उधर आके +1 इक्वल्स टू 0। और कुछ आ रहा है नहीं, तो 2x² +4 -4 भी कैंसिल हो गया इक्वल्स टू ये, अच्छा बाहर माइनस आने तो ये साइन चेंज होता है, सॉरी, हाँ यहाँ पे -1 आएगा, या तो उसको उधर ही रखो, +1 ही रखो 1, तो x² इज इक्वल टू 1/2 हो जाता, और x की वैल्यू आ जाएगी √1/2 जो कि आ जाएगी 1/√2। तो फाइनली आपसे x पूछा था, इस तरीके से आप x निकाल सकते थे, मगर tan इनवर्स का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये दोनों एक बार प्लस होंगे और अपॉन में ये दोनों वही मल्टीप्लाई में होंगे। फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू x प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। ठीक है, चल अगला सवाल, इसको भी प्रूफ करना है, ये तो बहुत इजी है, cos कॉमन ले लो, या तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos कर दो, इसको cos से डिवाइड मारेंगे तो ये 1 हो जाएगा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये LHS है आपका, प्रूफ करना है RHS के बराबर। तो आपको मालूम है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा होता है tan π/4 प्लस थीटा, tan से tan इनवर्स गया तो ये बनेगा π/4 प्लस थीटा। ऐसे सवाल भी आते हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, सारे फॉर्मूला मैंने आपको लिस्ट आउट करके दे दिए हैं, सारे फॉर्मूला अच्छे से याद करिए, और क्वेश्चन जो कराए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, और जिसको ज़रूरत हो उसको शेयर करिए इस वीडियो को। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाऊँ मैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताना।